फ्रेंड्स, करियर ग्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ये मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले हमने ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे ये लेक्चर है। तो लास्ट में हम आपको ये इक्वेशन बताए थे और ये भी बताए थे कि आपके लिए ये इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहीं से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस के थीटा इक्वल टू टी डी। यहां से हमने ये देखा था, तो ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ये इक्वेशन है। और यहीं से हमने ये देखा था कि तीन टाइप के टॉर्क निकलते हैं। पहला क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। ये इसी इक्वेशन से निकला हुआ टॉर्क है। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं कि सबसे पहला ये कि टीडी को टीसी और डैम्पिंग दोनों क्या करते हैं, अपोज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क ये दोनों अपोज करते हैं, कब, नॉर्मल कंडीशन में। कब, नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट क्या कि अगर आपको आउटपुट मिल गया है तो टीडी ओनली अपोज करेगा टीसी का। टीडी किसका अपोज करेगा, टीसी का अपोज करेगा। या टीसी किसका अपोज करेगा, टीडी का। टीसी मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क। अब इन तीनों टॉर्क को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ये दोनों क्वेश्चन आप कवर कीजिए कि टीडी को दो टॉर्क अपोज करते हैं। देखिए यहां से पता चल रहा है आपका कि टीडी इधर है और ये आपका क्या है, इनर्शिया, ठीक है। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद अगर आउटपुट मिल गया तो डिफ्लेक्शन थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे ये 0 हो जाएगी और टीडी इक्वल टू टीसी। और यहाँ टीसी जो देख रहे हो इक्वल टू क्या होता है, के थीटा। के क्या है, कंट्रोलिंग कांस्टेंट। क्या, कंट्रोलिंग कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे तीनों टॉर्क हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसका ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट द पॉइंटर अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इट्स इनिशियल पोजीशन, देखिए ध्यान से, ये हमारा स्केल है, ये हमारा स्केल है और हमारा पॉइंटर यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे। और यहाँ पे मान लीजिए इनपुट हम दिए, इनपुट दिए, करंट फ्लो हुआ। क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो इसमें एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क को नाम क्या देंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या देंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ही हमारा पॉइंटर इनिशियल पोजीशन से मूव करता है, इनिशियल पोजीशन से मूव करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक करंट होता है। अब ध्यान से समझिए, इनिशियल पोजीशन पे एक एग्जांपल देते हैं बहुत बढ़िया। सारे बाइक चला रखे हो, ठीक है। तो बाइक अपनी इनिशियल पोजीशन से कब मूव करेगा, जब उसमें आप एक्सेलरेटर दोगे। क्या दोगे, एक्सेलरेटर दोगे। जब तक एक्सेलरेटर नहीं दोगे बाइक अपने इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं करेगा। लेकिन एक्सेलरेटर देने के बाद क्या होगा, ध्यान से इस बात को समझना। एक्सेलरेटर यहाँ पे मान लो कि करंट का काम कर रहा है और एक्सेलरेटर के कारण ही आपका मूव कर रहा है। टीडी किसके कारण डेवलप हो रहा है, आई के कारण ही डेवलप हो रहा है और अपना पॉइंटर इनिशियल पोजीशन से मूव कर रहा है। अब ध्यान से समझना, अगर एक्सेलरेटर मूव कर रहा है तो बाइक अपने पोजीशन से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेटर कंटिन्यूअस मूव करते रहोगे तो बाइक की स्पीड क्या होगी, अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी, जो अनडिजायरेबल कंडीशन है। अनडिजायरेबल कंडीशन है ना, क्योंकि 110 120 आप चला नहीं सकते, तो अनडिजायरेबल कंडीशन है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप जब बाइक को इस तरह से रोटेट करते हो फिर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करते हो, पुश करते हो, जिससे एक्सेलरेटर वहीं पे रुक जाता है और एक सेफ पोजीशन में आप बाइक चलाते हो। उसी तरह क्या होता है यहाँ पे कि अगर मैं कंटिन्यूअस इनपुट दे रहा हूं तो इस पॉइंटर की पोजीशन बढ़ते जाएगी और फुल डिफ्लेक्शन पोजीशन तक पहुंचेगा, कोशिश करेगा कहां पहुंचने का, फुल डिफ्लेक्शन। जहां मान लो 100 या 200 जो भी है, फुल डिफ्लेक्शन की तरफ मूव करना चाहेगा, जो हमारे लिए अनडिजायरेबल कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए, जैसे एक्सीलरेटर में दे रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो
अगर मुझे 60 पे रन करवाना है तो देखा कि 60 पे आ गया तो मैं पुश करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा और एक्सीलरेटर आगे नहीं जाएगा। उसी तरह क्या होता है, इस टीडी को रोकने के लिए दूसरा टॉर्क लगाया जाता है, उस टॉर्क को नाम बोलते हैं हम कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क ये हमेशा टीडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा टीडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऑलवेज। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, इट प्रोड्यूस आउटपुट विच इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट, which is proportional to input, it produce output which is proportional to input। इस बात को समझते हैं, हमें आउटपुट तभी मिलेगा, मान लीजिए या इतना मुझे मेजर करना है तो हमें आउटपुट तभी मिलेगा जब इधर से टीडी लग रहा हो और इधर से टीसी लग रहा हो, और टीडी इक्वल टू क्या हो, टीसी हो, टीडी इक्वल टू क्या हो, टीसी हो। जब तक दोनों बराबर नहीं रहेंगे जब तक आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। तो टीडी का सबसे पहला काम यही है कि जितना हम आउटपुट चाहते हैं, जितना इनपुट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चाहते हैं, वही कंट्रोलिंग टॉर्क हेल्प करता है आउटपुट प्रोड्यूस करने में। दूसरा काम क्या है कि इट ब्रिंग बैक द पॉइंटर टू इट्स इनिशियल पोजीशन इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट। अगर हमारा इनपुट अब्सेंट है तो पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे बंद कर दोगे तो फिर ये अपने पोजीशन में आ जाता है, लेकिन टीसी भी क्या करता है, हेल्प करता है। टीसी भी क्या करता है, हेल्प करता है। और टीसी हमेशा, टीडी भले जीरो हो जाए लेकिन टीसी जीरो नहीं होता है, इसी कारण ये इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है। ये जीरो हो जाए बट ये नहीं जीरो होता है, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है और इनिशियल पोजीशन पे मूव कर जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि टीसी और टीडी अगर दोनों बराबर है, जैसे ये बंदा है कोई और इधर से भी टीडी 5 न्यूटन का टॉर्क लग रहा है और इधर से भी मानिए कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, नहीं ये इधर जाएगा नहीं ये इधर जाएगा, बट अपने पोजीशन पे क्या करेगा, ऑसिलेट करते रहेगा। अपने पोजीशन पे क्या करते रहेगा, ऑसिलेट करते रहेगा। यही ऑसिलेशन है, यही क्या है, ऑसिलेशन है। क्यों ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि टीडी और टीसी क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, वो अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं, इसी ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए। और ऑसिलेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि ये दोनों टॉर्क क्या है, बराबर हैं और अपने पोजीशन पे पॉइंटर ऑसिलेट करते रहेगा, ऑसिलेशन होते रहेगा। इसी ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। इसका काम ये डैम्प आउट द ऑसिलेशन। अब देखिए यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो दो टाइप से हम प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो समझिए। स्प्रिंग कंट्रोल बहुत फेमस है, 90% यही यूज होता है, 90% आपका स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज होता है। ये क्रैश कोर्स है, जब डिटेल कोर्स आया जाएगा तो स्प्रिंग कंट्रोल बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटी कंट्रोल भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ बस वही बातें हम आपको बता रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा आपसे, ठीक है। डिटेल में पढ़ाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि आप ये चीज़ें ध्यान में रख के जाइए, एग्जाम में नंबर लेके आइए। तो सबसे पहला स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में क्या पूछा जाता है कि इसमें जो स्केल यूज करते हैं, ये आपका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है या यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है और यूनिफॉर्म होता है। और ये जो आपका जो डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेज है, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तीसरा ये पूछा जाता है कि जो स्प्रिंग कंट्रोल है उसको वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं। बात यह है कि ये मेरा स्प्रिंग है, इसको इधर रखो तब पर भी काम करेगा, इस डायरेक्शन में भी रखो फिर भी काम करेगा, ठीक है। और जो स्प्रिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो किसका बना होता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है।
और इसके अंदर से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो फास्फोरस ब्रॉन्ज है वो कैसा है, कंडक्टिंग है, और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कंडक्टिंग क्यों रखते हैं, क्योंकि पीएमएमसी में क्या होता है, पीएमएमसी में स्प्रिंग के थ्रू ही करंट पास होता है। अगर इसे कंडक्टिंग नहीं रखेंगे तो करंट पास ही नहीं होगा। और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्यों रखा जाता है, इसका रीजन ये है कि हम मशीन के अंदर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ओनली हम वर्किंग फ्लक्स चाहते हैं, वर्किंग फ्लक्स के अलावा कोई भी फ्लक्स डेवलप ना हो, इसी कारण हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल रखें और इसमें करंट फ्लो होगा तो ये भी एक फ्लक्स डेवलप करेगा जो हमारा मेन फ्लक्स है उसको डिस्टर्ब करेगा। इसी कारण जो स्प्रिंग है उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है। तो ये वाला सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। स्प्रिंग कंट्रोल में इतना ही है, स्केल यूनिफॉर्म होता है और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन में यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, कंडक्टिंग होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और ये अल्फा, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट हम क्या लो से लो रखते हैं। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट, स्प्रिंग है इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना लो रखें उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। चौथा के क्या है, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है, स्प्रिंग जितना टाइट हो उतना हमारे लिए बेटर है। स्प्रिंग को लूज नहीं रख सकते, जितना ज़्यादा टाइट हो उतना हमारे लिए बेटर है। स्प्रिंग बहुत ज़्यादा ये रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग, कुछ एज के बाद। तो इसमें पीएमएमसी में एक अलग से एरर डेवलप हो जाता है इस स्प्रिंग के कारण, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी किधर लगता है, वर्टिकल पोजीशन में लगता है। ग्रेविटी हमेशा कब लगता है, वर्टिकल पोजीशन में लगता है। तो हमेशा इसका यूज कर सकते हैं वर्टिकल पोजीशन में। एक वेट नापने वाला इंस्ट्रूमेंट भी आता है, आपने देखा होगा कि ग्रेविटी के कारण आप रखते हो नीचे चला जाता है, वो उसी पे वर्क करता है ये ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। ग्रेविटी कंट्रोल का स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ देखो जो थीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। थीटा जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है ये, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ। तो ये कैसा है, नॉन लीनियर है। कैसा है, नॉन लीनियर। इस कारण स्केल क्या, ग्रेविटी कंट्रोल में स्केल क्या डेवलप होता है, स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्केल कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। इसके अंदर का एक क्वेश्चन है जो आपके लेवल का नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, जो आपका ध्यान से देखना है एक बात, ये हमारा कौन सा टॉर्क है, थीटा है। मतलब थीटा किसके कारण मिल रहा है, टीडी के कारण मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है, टीडी के कारण मिल रहा है। तो टीडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के होता है। और टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना टीडी होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ध्यान से देखना कि ये जो टीडी है यहां तक बढ़ रहा है, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बस 0 से π/2 तक ही वैलिड है। 0 से इसकी लिमिटेशन है कि 0 से π/2 तक ही आपका क्या है, वैलिड है। इसके बाद TD इक्वल टू TC का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि TD क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। TD इक्वल टू TC का भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस कारण ये इसकी बाउंड्री है 0 से π/2। तो ग्रेविटी कंट्रोल हमेशा 0 से π/2 एंगल तक ही यूज होता है। ये आपके लेवल में पूछा नहीं जाएगा, बट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या, तीन ही, एक थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, स्केल नॉन लीनियर और वर्टिकल पोजीशन में यूज करता है। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क दो टाइप से, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल, हो गया खत्म। नेक्स्ट आपका क्या, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, डैम्पिंग टॉर्क आपका डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है। डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, आपका ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज होता है,
और डैम्पिंग टॉर्क, इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज होता है, ये एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। ये एग्जाम का क्या हॉट क्वेश्चन है। जैसे पीएमएमसी स्प्रिंग कंट्रोल, ईएमएमसी स्प्रिंग कंट्रोल, एमआई स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों यूज कर सकते हैं एमआई में, ठीक है। और ज्यादा स्प्रिंग कंट्रोल ही प्रीफर होता है। डैम्पिंग टॉर्क तीन टाइप से, सबसे पहला क्या ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है और तीन टाइप से प्रोवाइड होता है, एयर फ्रिक्शन, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन, तीसरा ईडी करंट, ठीक है। एयर फ्रिक्शन, ईएमएमसी, एमआई, हॉट वायर, इन तीनों में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, यह आपको डिटेल लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ये क्रैश कोर्स है। नेक्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक ही इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम हमेशा क्या बना सकते हैं, वोल्ट मीटर ही बना सकते हैं, और ये किलो वोल्ट रेंज में इसकी रेंज होती है। तीसरा ईडी करंट, तीसरा क्या ईडी करंट, पीएमएमसी और मेगर, पीएमएमसी और मेगर दोनों में क्या यूज होता है, ईडी करंट यूज होता है। एक हॉट क्वेश्चन ये है डैम्पिंग टॉर्क से कि इन तीनों में किसको ज्यादा प्रीफर करते हैं और तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है। तो सबसे पहले इफेक्टिव देख लेते हैं, फिर किसको प्रीफर करते हैं उसका ऑर्डर देख लेते हैं। ये इफेक्टिव तीन चीज है आपके पास, एक है करंट, एक है पानी और एक है हवा। अगर आपके बॉडी पे इन तीनों को डाला जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली सी बात है करंट, तो ईडी करंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद हवा या पानी, एक बाल्टी पानी, थोड़ा सा हवा लग जाए चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बाल्टी पानी आप पे गिरा दिया जाए तो अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो ईडी के करंट के बाद फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन के बाद एयर। तो ये तीन प्रीफर इफेक्टिव का ऑर्डर है, इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ईडी करंट, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन, फिर एयर फ्रिक्शन। लेकिन प्रीफर सबसे ज्यादा ईडी करंट करना चाहते हैं, फिर एयर फ्रिक्शन करना चाहते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन तो यूज ही नहीं होता, बस एक ही जगह यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वोल्टमीटर, इसके जगह यूज नहीं होता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ईडी करंट सबसे ज्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ईडी करंट जो डेवलप होता है वो एक डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को यूटिलाइज कर लिया गया है डैम्पिंग टॉर्क से। तो इस कारण प्रीफर करते हैं कि जो डिसएडवांटेज की चीज है वो एडवांटेज में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और ईडी करंट डैम्पिंग वही यूज किया जाता है जहां पे मशीन का फ्लक्स ज्यादा होता है, मशीन का फ्लक्स ज्यादा होता है। एक्चुअल में पीएमएमसी और मेगर जो देख रहे हैं दोनों में परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं, और जहां पे परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं वहां पे मशीन की फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और एमआई में और ईएमएमसी में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, जो उसकी फील्ड किसके कंपैरिजन में, उसकी फील्ड परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में वीक होती है। तो ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट, एमआई और ईएमएमसी तीनों में किसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स होता है, तो पीएमएमसी में सबसे ज्यादा फ्लक्स होता है। क्यों, क्योंकि पीएमएमसी में हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, पीएमएमसी हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स डेवलप होता है। तो ये आपका तीनों वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ोगे उसमें ये आप ध्यान में रखना कि कंट्रोलिंग टॉर्क, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल। डैम्पिंग टॉर्क किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या ईडी करंट। यही आप दोनों बातें ध्यान में रखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़िए तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अलग अलग कि पीएमएमसी में किसके दोनों में से कौन सा यूज होता है, एमआई में दोनों में से कौन सा यूज होता है। तो बस यही है तीनों टॉर्क के बारे में, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, अननेसेसरी बातें पढ़ के मत जाइए, ये इतना पढ़ लीजिए आपके लिए सफिशिएंट है, यूपीपीसीएल जेई के लिए भी और एसएससी जेई के लिए भी बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पीएमएमसी की तरफ मूव करेंगे।